हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव भूगोल जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल। क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल। आपको स्क्रीन पे बुक भी दिख रही होगी, इस बुक का पहला चैप्टर है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहली बात तो ये, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ ताकि इसे साथ के साथ लिखते रहें। मानव भूगोल किसे कहा जाता है? साधारण परिभाषा देखें मानव भूगोल की तो मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मानव भूगोल की अलग अलग डेफिनेशन दी है अलग अलग विचारधाराओं ने, अलग अलग भौगोलिक वैधताओं ने। मानव भूगोल की डेफिनेशन दी है अलग अलग भौगोलिक वैधताओं ने। सबसे पहले दी थी रेड जेल ने। किसने दी थी फ्रेंड्स? रेड जेल। ये जर्मन के भौगोलिक वैधता थे, रेड जेल। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेड जेल। क्या नाम है फ्रेंड्स? फ्रेडरिक रेड जेल। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य, मानव समाज और धरातल के मध्य अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। सैंपल के अनुसार देखें, जो कि स्टूडेंट रही हैं रेड जेल की, सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य है। अंतर संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। पृथ्वी कैसी है? अस्थिर। प्रत्येक दिन एक दिन में कितनी बार घूमती है? एक बार। 24 घंटे में एक बार। अस्थिर पृथ्वी, मानव भी थोड़ी ना बैठता, वो भी कुछ ना कुछ करता रहता है। अक्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। ऐसा सैंपल जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। ब्लास के अनुसार, पॉल विडाल डिला ब्लास, ब्लास जी कहते हैं पृथ्वी को कुछ नियम ने नियंत्रित कर रखा है। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और उस पर रहने वाले जीव के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें 3 विचारधाराएं हैं। 3 विचारधाराओं में पहली विचारधारा है नियतिवाद, दूसरी है संभववाद, तीसरी है नवनिश्चयवाद। उसे हम देखेंगे थोड़ी देर में। नियतिवाद विचारधारा देख लेते हैं। नियतिवाद विचारधारा क्या कहती है? नियतिवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया था जर्मन भौगोलिक वैधता रेड जेल। नियतिवाद विचारधारा किसने दी थी? रेड जेल ने। किसने दी थी फ्रेंड्स? रेड जेल ने नियतिवाद विचारधारा दी थी। नियतिवाद विचारधारा के अनुसार, नियतिवाद विचारधारा कहती है मनुष्य कम शक्तिशाली है। ये पुराने ख्यालों के ऊपर है, जब मानव आदि मानव थे, बंदर जैसे थे। तो नियतिवाद विचारधारा क्या कहती है? रेड जेल जी क्या कहते हैं कि नियतिवाद विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक अधिक शक्तिशाली है, मनुष्य कमजोर है। प्राकृतिक अधिक शक्तिशाली है और मनुष्य कमजोर है। नियतिवाद विचारधारा कहती है फ्रेंड्स ऐसा। क्यों कहती है? क्योंकि जब मनुष्य आदि मानव था तो मनुष्य मार झेलता था गर्मी की, गर्मी पे कंट्रोल नहीं पा पाता था क्योंकि उस समय छाता नहीं था, कूलर नहीं थे, एसी नहीं थे। तो अधिक शक्तिशाली क्या हुआ? प्राकृतिक। नियतिवाद विचारधारा बोलती है कि प्राकृतिक अधिक शक्तिशाली है और मनुष्य कमजोर है। ये उस समय की विचारधारा पे थी। तो एक और बात इसी में जोड़ना है, अर्थात करके। क्या करके? अर्थात। नियतिवाद विचारधारा का अर्थ होता है प्राकृतिक अधिक शक्तिशाली है, मनुष्य कम शक्तिशाली है। प्राकृतिक मानव की स्वामी है। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक मानव की स्वामी है और मानव प्राकृतिक का दास। प्राकृतिक मानव की स्वामी है और मानव प्राकृतिक का दास है। ऐसा कौन कहता है? नियतिवाद विचारधारा। नियतिवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? जर्मन भौगोलिक वैधता फ्रेडरिक रेड जेल। किसने किया था? जर्मन के भौगोलिक वैधता रेड जेल ने किया था। इसके अनुसार प्राकृतिक अधिक शक्तिशाली है, मानव कम शक्तिशाली है। प्राकृतिक मनुष्य के दास है और मानव प्राकृतिक का उल्टा हो गया, सॉरी। प्राकृतिक मनुष्य की स्वामी है और मनुष्य प्रकृति का दास है। अब फ्रेंड्स,
इसके अन्य नाम पेपर में कभी कभार आ जाता है कि निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। अब हमने तो पढ़ा था नियतिवाद, नहीं जी, सर ने एक और चीज पढ़ाई थी कि नियतिवाद को हम निश्चयवाद भी बोलते हैं, नियतिवाद को निश्चयवाद भी कहा जाता है, नियतिवाद को पर्यावरणीय नियतिवाद भी कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है, और मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है। मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है। ये बात याद रख लो, मानव का प्राकृतिकरण किस विचारधारा से रिलेटिव है? नियतिवाद से। क्योंकि बार बार क्वेश्चन में यही वर्ड यूज होता है, मानव का प्राकृतिकरण विचारधारा को समझाइए। मानव का प्राकृतिकरण का प्रतिपादन किसने किया था? ये विचारधारा बोल रही है, यानी कि नियतिवाद विचारधारा बोल रही है। याद रख लेना, कॉपी में जरूर लिख लेना इसके अन्य नाम। संभववाद विचारधारा फ्रेंड्स, संभववाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा थोड़ी अलग थी। ये जो नियतिवाद विचारधारा ये कैसी थी? ओल्ड, पुरानी बातों को लेकर थी, और संभववाद विचारधारा न्यू थी, नई बातों को लेकर के। तो ओल्ड में हम तो कमजोर पड़ गए प्राकृतिक से, क्योंकि उसकी हमने गर्मी झेली, सर्दी झेली, बरसात झेली, हवा झेली, तूफान झेले। लेकिन अब संभववाद है, न्यू फैशन आ गया है। अब हमने क्या कर दिया? कूलर बना दिया। अरे गर्मी कर, हम एसी में बैठेंगे, कूलर नहीं तो एसी होएगी। और गर्मी से बचने के लिए बाहर के लिए छाता बना दिए, एसी बना दी। बारिश से बचने के लिए छाता बना दिया। उस समय तो कुछ था नहीं, बाहर ऐसे जाते थे। तो फिर हमने संभव नियतिवाद विचारधारा देख ली, अब देखेंगे संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा किसने दी थी? इसका प्रतिपादन किसने किया था? संभववाद विचारधारा दी थी पोल विडाल डी ला ब्लास ने। किसने दी थी फ्रेंड्स? पोल विडाल डी ला ब्लास। फ्रांस के भौगोलिक वेदता पोल विडाल डी ला ब्लास ने संभववाद विचारधारा दी थी। संभववाद विचारधारा, इसके अनुसार, संभववाद विचारधारा के अनुसार इसका अर्थ है, उस समय क्या था? प्राकृतिक शक्तिशाली थी, अब तो प्राकृतिक नकली हो गई। संभववाद विचारधारा कहती है कि मनुष्य अधिक शक्तिशाली है, प्राकृतिक कम शक्तिशाली है। मानव अधिक शक्तिशाली है, प्राकृतिक कम शक्तिशाली है। अर्थात मानव स्वामी है और प्राकृतिक दास है। मानव स्वामी हो गया और प्राकृतिक दास हो गया। संभववाद विचारधारा के अन्य नाम, संभववाद विचारधारा को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि बार बार पूछता है नियतिवाद में मानव का प्राकृतिकरण, ऐसे ही संभववाद विचारधारा को हम बोलते हैं प्राकृतिक का मानवीकरण। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्राकृतिक का मानवीकरण। संभववाद विचार, एक और क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन तो किया था ब्लास ने। किसने किया था? फ्रांस के भौगोलिक वेदता पोल विडाल डी ला ब्लास ने किया था। परंतु संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लूशियन फैब्रे ने। किसने किया था फ्रेंड्स? लूशियन फैब्रे। किसने किया था फ्रेंड्स? लूशियन फैब्रे। चलिए फ्रेंड्स, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं फिर अगला पढ़ाता हूं टॉपिक। खींच लो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पिछली शॉर्ट में हमने ये पढ़ा था मानव भूगोल किसे कहा जाता है। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल किसे कहा जाता है, और सैंपल के अनुसार मानव भूगोल किसे कहा जाता है, और ब्लास के अनुसार मानव भूगोल किसे कहा जाता है। 2 विचारधाराएं लिखी थी, नियतिवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा। नियतिवाद विचारधारा क्या कहती है? प्राकृतिक अधिक शक्तिशाली है, मनुष्य कम। संभववाद क्या कहती है? प्राकृतिक कमजोर है, मनुष्य कम अधिक शक्तिशाली है। तो फ्रेंड्स, अब हम नई विचारधारा देखेंगे। अब नई विचारधारा कौन सी है फ्रेंड्स? नव निश्चयवाद। कौन सी है फ्रेंड्स? नव निश्चयवाद। नाम से ही पता चल रहा है नई विचारधारा है नव निश्चयवाद। ये विचारधारा नियतिवाद या निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। नियतिवाद या निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा कौन सी विचारधारा है फ्रेंड्स? नव निश्चयवाद विचारधारा। नव निश्चयवाद विचारधारा नियतिवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। नव निश्चयवाद नियतिवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर। किसने किया था फ्रेंड्स? ग्रिफिथ टेलर। नव निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था।
नवनिश्चयवाद का अर्थ होता है ना तो प्राकृतिक शक्तिशाली है और ना ही मनुष्य शक्तिशाली है, दोनों में उचित तालमेल बिठा के ही विकास हो सकता है। नवनिश्चयवाद विचारधारा क्या कहती है फ्रेंड्स, ना तो प्राकृतिक शक्तिशाली है और ना ही मानव, बल्कि दोनों में उचित तालमेल स्थापित करना आवश्यक है। प्राकृतिक मनुष्य के समक्ष अवसर डालती है, क्या डालती है फ्रेंड्स, विभिन्न विभिन्न अवसर डालती है और मनुष्य उसका प्रयोग करके अपना विकास करता है। ये कौन सी विचारधारा कहती है, नवनिश्चयवाद विचारधारा। अब हमने जब संभववाद, थोड़ा बैक चलते हैं, संभववाद विचारधारा देखी थी। संभववाद क्या कहती है कि प्राकृतिक कमजोर है, मानव अधिक शक्तिशाली है। मतलब प्राकृतिक ने हमें जलाना चाहा धूप से, मानव ने क्या करा, अपने दिमाग का प्रयोग करके उससे बचना चाहा, यानी कि मानव शक्तिशाली हो गया, प्राकृतिक को नीचे कर दिया कदमों के। और प्राकृतिक ने नदी बना रखी थी, उसे मनुष्य नहीं पार कर पा रहा था, तो मानव ने फिर दिमाग लगाया, नदी पार कर ली। बड़ी बड़े महासागरों में चलने लग गया मानव, हवा में उड़ने लग गया, तो मानव क्या हो गया, अधिक शक्तिशाली। ऐसा किसने कहा, संभववाद विचारधारा ने। लेकिन नवनिश्चयवाद क्या कह रही है, दोनों में तालमेल बैठाना आवश्यक है, जब भी विकास हो सकता है मनुष्य का। क्या मानव सूरज को रोक सकता है उगने से, नहीं। ना तो प्राकृतिक शक्तिशाली हुई, क्या सूरज की किरणों से मानव जल सकता है, नहीं। ना तो मानव शक्तिशाली हुआ। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, नवनिश्चयवाद विचारधारा किसके बीच की विचारधारा है, निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा नवनिश्चयवाद विचारधारा कहती है। नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रिफिथ टेलर। किसने किया था फ्रेंड्स, ग्रिफिथ टेलर ने। नवनिश्चयवाद विचारधारा का अर्थ क्या होता है, नवनिश्चयवाद की विचारधारा का अर्थ होता है ना तो प्राकृतिक शक्तिशाली और ना ही मानव शक्तिशाली है, बल्कि दोनों के बीच में उचित तालमेल बनाना आवश्यक है, तभी मनुष्य विकास कर सकता है। ये कौन सी विचारधारा कहती है, ये कहती है नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा का अन्य नाम, नवनिश्चयवाद विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। रुको और जाओ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यातायात की बत्तियों पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, यातायात की बत्तियों पर आधारित होती है। यातायात की बत्ती कौन सी, एक रेड लाइट होती है और एक ग्रीन लाइट। रेड लाइट बोलते हैं रुको, ग्रीन लाइट बोलते हैं जाओ। रुको और जाओ कौन सी विचारधारा, रुको और जाओ, नवनिश्चयवाद। यातायात की बत्तियों पर आधारित कौन सी विचारधारा है, नवनिश्चयवाद। दूसरी विचारधारा देखें तो मानवतावादी विचारधारा या कल्याणकारी विचारधारा। नाम से पता चल रहा है कल्याणकारी विचारधारा। कल्याणकारी विचारधारा का अर्थ होता है मानव के कल्याण के लिए आवश्यक पहलू। मानव के कल्याण के लिए आवश्यक पहलू कौन कौन से आवश्यक पहलू, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, कपड़ा, रोटी, भोजन, ये सब क्या है, मानव के कल्याण के लिए आवश्यक पहलू। शिक्षा से मानव का विकास हो सकता है, स्वास्थ्य से हो सकता है, भोजन से, आवास से, इन सभी से मानव का क्या हो सकता है, विकास। तो कल्याणकारी विचारधारा इन्हीं सब पे क्या देती है, बल। कल्याणकारी विचारधारा का अर्थ होता है मानव के आवश्यक पहलू, रोटी, कपड़ा और मकान, इन सभी के आवश्यक तत्व पर ही बल देती है मानवतावादी विचारधारा और कल्याणकारी विचारधारा। एक और विचारधारा है फ्रेंड्स आमूलवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा है फ्रेंड्स, आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी विचारधारा गरीबी, सामाजिक असमानता, समाज में असमानता होती है, गरीब अमीर, छोटा ऊंचा नीचा, जाति के आधारित, गरीब, सामाजिक असमानता, सामाजिक बंधन, इन सभी पहलुओं पर बल देती है आमूलवादी विचारधारा। यह अमूल दूध नहीं है, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये एक विचारधारा, सोच है अमूलवादी, जो कि किस पे बल देती है, गरीबों पे, सामाजिक असमानताओं पे और सामाजिक बंधनों पर, इन पे बल देती है। एक और क्वेश्चन है छोटा सा फ्रेंड्स, उपागम क्या होते हैं, क्योंकि उपागम से रिलेटिव हम अगला टॉपिक देखेंगे। उपागम क्या होते हैं फ्रेंड्स, उपागम होते हैं अध्ययन करने का तरीका। कोई सी भी बड़ी चीज को हम छोटे छोटे चीजों में, पार्टों में बांट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उपागम। उपागम होते हैं अध्ययन करने का तरीका। उपागम किसे कहते हैं, अध्ययन करने का तरीका। एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। हमने 4 विचारधारा देख ली अभी तक, नियतिवाद, निश्चयवाद, पर नवनिश्चयवाद व मानववाद, कल्याणकारी और लास्ट है अमूल। 5 विचारधारा हो गई। नियतिवाद विचारधारा क्या कहती है कि प्राकृतिक अधिक शक्तिशाली है, मनुष्य कम। संभववाद कहती है कि मनुष्य अधिक शक्तिशाली है, प्राकृतिक कम। नवनिश्चयवाद क्या कहती है, दोनों ही बराबर हैं,
तभी विकास होगा। मानवतावादी क्या कहते हैं, मानव के कल्याण के लिए आवश्यक तत्व पर बल देती है। अमूलवादी क्या कहती है, गरीबी, असमानता, सामाजिक असमानता व सामाजिक बंधनों पर बल देती है। अब उपागम किसे कहते हैं, अध्ययन करने का तरीकों को उपागम कहते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, फिर से आ गए हम यूट्यूब चैनल पे। तो हमने अभी तक जो पढ़ा था, हमने मानव भूगोल पढ़ा था और कुछ विचारधाराएं पढ़ी थी। एंड की विचारधारा पढ़ी थी हमने अमूलवादी विचारधारा। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? मानव भूगोल की कितनी शाखाएं फ्रेंड्स? मानव भूगोल की 6 शाखाएं। कितनी शाखाएं फ्रेंड्स? 6 शाखाएं। पहला मानव भूगोल की शाखा है सामाजिक भूगोल। पहला कौन सी शाखा है फ्रेंड्स? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अधिवास, जनसंख्या और फ्रेंड्स प्रादेशिक। मानव भूगोल की 6 शाखाएं। पहली शाखा है सामाजिक भूगोल। पहली शाखा है सामाजिक भूगोल। दूसरी राजनीतिक, आर्थिक, जनसंख्या। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जनसंख्या, अधिवास और प्रादेशिक। फ्रेंड्स, 3-3 करके याद कर लो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3-3 करके याद कर लो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 और विचारधारा, 3 और क्षेत्र हैं, जनसंख्या, अधिवास और प्रादेशिक। जनसंख्या, अधिवास, प्रादेशिक। जनसंख्या, अधिवास, प्रादेशिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जनसंख्या, अधिवास और राजनीतिक। जनसंख्या, अधिवास और राजनीतिक। अब इसके अंदर भी उपक्षेत्र हैं। ये तो मानव भूगोल की शाखाएं हैं, इसके अंदर भी उपक्षेत्र हैं। जैसे कि सामाजिक भूगोल के अंदर 5 उपक्षेत्र हैं। सामाजिक भूगोल के अंदर 6 उपक्षेत्र हैं। कितने उपक्षेत्र हैं फ्रेंड्स? सामाजिक भूगोल के अंदर 6 उपक्षेत्र हैं। पहला उपक्षेत्र है सामाजिक भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल। पहला उपक्षेत्र क्या है सामाजिक भूगोल का? सामाजिक कल्याण का भूगोल। दूसरा उपक्षेत्र है अवकाश का भूगोल। दूसरा उपक्षेत्र अवकाश का भूगोल। सामाजिक उपक्षेत्र, सामाजिक भूगोल के कुछ उपक्षेत्र हैं, जिसमें से पहला है सामाजिक कल्याण का भूगोल। दूसरा है सामाजिक अवकाश का भूगोल। दूसरा भूगोल क्या है? अवकाश का भूगोल। तीसरा है सांस्कृतिक भूगोल। तीसरा क्या है? सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग, ऐतिहासिक और चिकित्सा। लिंग, ऐतिहासिक और चिकित्सा भूगोल। लिंग, ऐतिहासिक और चिकित्सा भूगोल। सामाजिक भूगोल के 6 उपक्षेत्र हैं। पहला सामाजिक कल्याण, दूसरा अधिवास, तीसरा अवकाश, दूसरा अवकाश, तीसरा सांस्कृतिक। सामाजिक कल्याण, अवकाश, सांस्कृतिक। लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सा। लिंग, ऐतिहासिक और चिकित्सा। चलिए फ्रेंड्स, इसे देख लेना एक बार फिर से। राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के कुछ उपक्षेत्र हैं। राजनीतिक भूगोल के सिर्फ 2 ही उपक्षेत्र हैं। कितने उपक्षेत्र हैं फ्रेंड्स? राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र हैं। पहला, राजनीति में क्या होता है? निर्वाचन। पहला निर्वाचन, दूसरा सैन्य। निर्वाचन और सैन्य। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र हैं, निर्वाचन और सैन्य। अब तीसरा देखेंगे फ्रेंड्स, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र। आर्थिक भूगोल मतलब पैसों से संबंधित। आर्थिक भूगोल मतलब पैसों से संबंधित। आर्थिक भूगोल का पहला उपक्षेत्र है, आर्थिक भूगोल का पहला उपक्षेत्र है संसाधन उपक्षेत्र। संसाधन क्षेत्र। आर्थिक भूगोल का पहला उपक्षेत्र है संसाधन क्षेत्र। दूसरा उपक्षेत्र है कृषि। दूसरा उपक्षेत्र है कृषि। तीसरा उपक्षेत्र है उद्योग। संसाधन, कृषि, उद्योग। संसाधन, कृषि, उद्योग। 3 उपक्षेत्र हो गए। 3 और हैं, विपणन, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विपणन, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 3 उपक्षेत्र और हैं, विपणन, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए फ्रेंड्स, ये तीनों देख लिए हमने। मानव भूगोल के उपागम देख रहे हैं, उपक्षेत्र देख रहे हैं, शाखाएं देख रहे हैं। मानव भूगोल की 6 शाखाएं हैं। पहली शाखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अवकाश, अधिवास, जनसंख्या और प्रादेशिक। अधिकांश, जनसंख्या और प्रादेशिक। सामाजिक भूगोल की 6 उपक्षेत्र हैं। 6 उपक्षेत्र सामाजिक कल्याण, अवकाश, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक और चिकित्सा। सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक और चिकित्सा। राजनीतिक भूगोल के 2 हैं,
निर्वाचन और सैन्य, निर्वाचन और सैन्य। आर्थिक भूगोल की भी 6 है। पहली है संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और एक और फ्रेंड्स, अधिवास कहाँ गया, आवास भूगोल या अधिवास भूगोल की भी 2 शाखाएं हैं, अधिवास या अवकाश, आवास व अधिवास भूगोल। आवास व अधिवकाश भूगोल में भी 2 है। एक तो आवास कहाँ करते हैं, गांवों में करते हैं, एक आवास कहाँ करते हैं, शहरों में। ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास 2 क्षेत्र हैं, ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी। अब जो क्वेश्चन आने वाला है हुआ, उन्होंने प्रकृति में रह के धीरे धीरे अपने आप को ढाल लिया और प्रकृति को समझकर विकास करते रहे। जैसे कि उन्होंने घर्षण बल को समझा और आग का निर्माण कर दिया, घर्षण बल का समझ के प्रकाश का निर्माण कर दिया, आग का। फिर धीरे धीरे वो और समझते गए और उन्होंने अपने लिए घर बनाया, फिर चलने के लिए पहिए बनाए, फिर धीरे धीरे गाड़ी पे आ गए, गाड़ी से महल पे आ गए, और आज तो देख ही रहे हो बहुत ही विकास कर लिया है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो वही बताना है मानव भूगोल के विकास में। लेकिन मैंने थोड़ा अलग से बताया, मानव भूगोल को मैंने कुछ युगों में बांटा है, 4 युग में। कितने युग में फ्रेंड्स, 4 युग में बांटा है। शास्त्रीय युग, अंधकार युग, पुनर्जागरण काल व वैज्ञानिक काल। शास्त्रीय युग, अंधकार युग, पुनर्जागरण काल व वैज्ञानिक काल। शास्त्रीय युग चला है 300 बीसी से 300 एडी, 300 बीसी से 300 एडी। शास्त्रीय युग चला है 300 बीसी से 300 एडी तक। शास्त्रीय युग चला है 300 बीसी से 300 एडी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, एडी मतलब आफ्टर, फिर ईसवी। 300 बीसी से 300 ईसा वर्ष पूर्व से 300 एडी तक ये साहित्य पर आधारित है। किस पर आधारित है, साहित्य। झोला लेकर के चल देते थे शास्त्रीय लोग और साहित्य के पाठ पढ़ाते रहते थे। ये शास्त्रीय युग। दूसरा अंधकार युग, अंधकार युग। अंधकार युग भी चला है 300 एडी से 1200 एडी तक, 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, 300 एडी से 1200 एडी। अंधकार युग, अंधकार युग धार्मिक ज्ञान पर आधारित था। इसमें धर्म का ज्ञान हुआ था, जैसे कि बाइबल ये सब, ये अंधकार पर आधारित था, इसलिए से अंधकार युग बोला। सबों को अंधा बना दिया कि इसका फॉलो करो, उसको फॉलो करो, अंधकार युग बोल दिया। तीसरा काल पुनर्जागरण काल। तीसरा काल है पुनर्जागरण काल। ये चला था 1300 एडी से लेकर के 1700 एडी तक। पुनर्जागरण काल 1300 एडी से 1700 एडी तक चला, 1300 एडी से 1700 एडी तक चला। ये खोज और यात्राओं का काल था। इसमें खोजें हुई, यात्राएं हुई, परिवहन हुआ, ये सब हुआ। चौथा काल वैज्ञानिक काल। चौथा काल कौन सा फ्रेंड्स, वैज्ञानिक काल। जल्दी जल्दी देख लो और नोट करते रहो। चौथा काल पहले समझना, जब ही नोट करना। समझ में नहीं आया तो वो इंटरनल भरी रह जाएगी, एसडी कार्ड भरी रह जाएगी, इंटरनल तो खाली है। पहले इंटरनल भर लो, जब एसडी कार्ड भर लेना बाद में। वैज्ञानिक काल 1800 एडी से लेके अब तक चला। वैज्ञानिक काल कब तक चला, 1800 एडी से अभी तक। आप भी देख रहे हो वैज्ञानिक काल में क्या क्या हुआ है। नोट बहुत जरूरी होते हैं। मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल ने विकास करा 18वीं सदी में, लेकिन तीव्र विकास करा है 19वीं सदी में। मानव भूगोल ने विकास कब करा है, 18वीं शताब्दी में, लेकिन तीव्र विकास, तेजी से विकास, धड़ल्ले से विकास कब किया, 19वीं शताब्दी में। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जैसे कि आपको नोट्स की जरूरत है तो कर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो तो आती रहेगी यूट्यूब पे। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही काफी है आज की इस वीडियो में। लेकर के आएंगे अगली वीडियो।